मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे एक दूसरे से विवाद भी होते हैं। तो पहले तो मैं उन सभी लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ जो कल मैंने किया, जो मेरे शब्द थे जो मैंने व्हाट्सएप पे टाइप किया लोगों के लिए। मुझे पता है वो लोग मतलब मुझे सोशल मीडिया पे देख लेते हैं। बिहार में जो हलचल था, मैं बहुत परेशान था। थोड़ा सा ईगो में आके मैं किसी को कुछ बोल देता हूँ, बाद में रियलाइज होता है मुझे, क्योंकि ये राजनीति है। कभी चिट कभी पट, कभी सत्ता कहीं तो कभी सत्ता कहीं। राजनीति किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये तो सही है। और आज का जो राजनीति है, जिसको हम मतलब एक तरह से जो कुछ लोग कहते हैं कि इसका अपराधीकरण हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका पैसाकरण हो गया है, तो मैं ज़्यादातर यही मानता हूँ कि राजनीति का पैसाकरण हो गया है और न्यूट्रल राजनीति कहीं ना कहीं रहा नहीं। तो खैर बहरहाल जो भी है, मैं अपनी बात करूं और अपने पे फोकस करूं तो बेहतर है। तमाम लोगों ने कहा, तमाम जगहों पे मैंने चूँकि इस चीज़ को देखा भी, तमाम लोगों से एक प्रेरणा भी मैंने लिया कि दुनिया बहुत बड़ी है यार, और दुनिया बहुत छोटी भी है। दोनों स्तर है दुनिया में। तो कहते हैं ना कि आज, चूँकि आज ह्यूमन डे है, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर मैं अपने ही घर की एक घटना बताऊं आपको, तो आज के 2 दिन पहले हमारी दीदी आई हुई थी। तो जो हमारे भाई साहब की जो लड़कियां हैं, तो उनके बच्चे और इन लोगों के बच्चों में थोड़ा सा देखें हम बहस हो रहा था। तो जो भाई साहब का लड़का है जो हुआ है, तो बहन की भाई जो बहन का लड़का था, उसको बच्चियां कह सके ये घर मतलब हमारा है। तो दीदी ने बड़ा गंभीर शब्दों में कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर इसका है। कल ये घर मेरा भी था। वो बात अंदर तक मतलब झकझोर दिया हमको कि यार, मतलब एक महिला को कोई घर नहीं यार एक्सेप्ट करता है यार, न उसके मायके यहाँ, न उसका ससुराल। और उसकी भाई मेंटालिटी को देखो कि बहुत सारे मतलब लेखक हुए हैं जो बहुत सारी कहानियां महिलाओं के संदर्भ में लिखे हैं। हम महिलाओं को मतलब आज इस दौर में भी पैर की जूती के अलावा कुछ और नहीं समझ पा रहे हैं यार। आज चूंकि परसों कल यूपीएससी का रिजल्ट निकला, सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं क्रैक करने वाली एग्जाम। उनका यूपीएससी में सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन फिर भी हम महिलाओं को उस नज़र से नहीं देख पा रहे हैं जिस नज़र से उनको देखना चाहिए। आप सोच के बहुत सारी चीज़ें, मैंने तो महिलाओं के संदर्भ में 2 रात बीत गए मेरे, सोचते सोचते कि यार हम लोग किसी एक कंपनी में जाते हैं। अगर हम अपनी उदाहरण दें, हम एक कंपनी में गए और वहाँ पे थोड़ा बहुत भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, या चाहे वो आर्थिक सामाजिक या राजनीतिक स्तर पे, तो हम लोग उस कंपनी को लात मार देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं रहना यार तुम्हारी कंपनी में, तुम अपना कंपनी संभालो, मैं चला। या दूसरे कंपनी में चले जाते हैं, या फिर गांव लौट आते हैं, या कोई और काम करने लगते हैं। लेकिन हम महिलाओं को, अपनी बहन बेटियों को जिसके हाथ में सौंपते हैं, वहाँ पे जो उनको, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और एक पारिवारिक स्तर पे, फिर भी यार वो लोग नहीं उसे छोड़ पाता। क्योंकि
सबसे बड़ा इस देश में अगर कोई दबाव है तो सामाजिक दबाव है, और वो लोग न चाहते हुए भी पूरा जीवन काट देता है उन लोगों के साथ। मेरा तो रूह कांप गया भाई उस चीज को सोचते सोचते। आप सोच के देखिएगा कि एक महिला जो है, किसी के यहाँ शादी हो जा रहा है और वो जब उस परिवार को छोड़ देती है कि यार इस परिवार का जो कंडीशंस हैं, जो रहन सहन या मुझे एक्सेप्ट करने का जो तरीका, वो उसे राश नहीं आता है। वो कहीं और ट्राई करती है या उसके परिवार वाले जो ट्राई करते हैं, तो कितने लालछन लगाए जाते हैं, कितने ताना बाना से होकर उसको गुजरना पड़ता है। क्या नहीं उसको कहा जाता है यार, क्या उसकी मेंटालिटी होगी यार, बहुत ज़्यादा। बहरहाल इस देश में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ। इस देश में जो पढ़ाई का लेवल है, एक तो है सिर्फ पैसा कमाना। हमारी सोसाइटी क्या है, हम जिस परिवार समाज में जन्मे हैं, हमें हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, इस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, मैं खुद अपना ही एग्जाम्पल दे लूँ तो हाई स्कूल इंटर तक जाते जाते हम गिव अप कर देते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। इसका वजह है कि जो प्राइवेट जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, वो हमें इस कदर हमारे परिवार को चूस रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को, कि हमारी जो गाड़ी कमाई है वो हाई स्कूल इंटर जाते 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 वो ख़त्म हो जा रही है। आगे का एजुकेशन हम नहीं ले पाएंगे। फीस उनका बहुत महंगा है। उसके बाद से जो किताबें हैं वो बड़े स्तर पे हैं, बहुत महंगी हैं। जो उनका एक वीआईपी कल्चर जो थोपा जा रहा है, वीआईपी स्टेटस, वो हमसे लंबा हमको खींच कर ले नहीं जा पाएगा। टाई बेल्ट, जूता, रहन सहन, मतलब अगर आप गरीब हैं और आपके ऊपर वो वीवीआईपी थोप दिया सिस्टम को, तो आप हाई स्कूल इंटर जाते जाते उसको मैनेज करते करते आप गिव अप कर देंगे और आप एकाएक धोती पहनेंगे और कल कारखानों की तरफ भाग जाएंगे, क्योंकि वो आपको हैरेस करेगा सामाजिक स्तर पे। तो एक कॉन्वेंट स्कूल जो बहुत मतलब इसके बारे में भाई अध्ययन किया जा रहा है कि क्यों और कैसे और कहाँ पे, कि अपने बच्चों को हम लोग किस परिवेश में डालें कि उनकी जो एजुकेशन है वो थोड़ा लंबा चले, कम संसाधनों में भी वो पढ़ाई कर सकें। पहली बात, इस देश में अब हम जाति छोड़ दें। जाति है, जातीय भेदभाव बहुत जगह है। सोशल मीडिया पे तो वायरल हो रहा है कि एक कश्मीरी लड़की है, बोरा करके, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको दिल्ली में रूम नहीं मिल रहा है। वो रोज ट्राई करती है थक हार के। तो इस देश में जाति या जन्म स्थान के आधार पे लैंगिक, लिंग, क्षेत्रीय बहुत सारे स्तर पे भेदभाव होते हैं। लेकिन हम लोग गांव में निवास करते हैं तो हम लोग अमीर और गरीब को ज़्यादा बखूबी समझते हैं। और मैंने देखा कि अमीर और गरीब की लड़ाई जो है ना, वो ठीक है। अमीर वो SC ST OBC जनरल भी हो सकता है और गरीब SC ST OBC जनरल हो सकता है। अब जो अमीर है वो सिर्फ मतलब वार्ता करता है कि हम हाशिए पे गए लोग या जो मजलूम हैं, मैं उनको हक हकूक की बात करूँगा, लेकिन ग्राउंड पे दिखता कुछ और ही है। वो उसके अधिकारों को लेकर खुद ही ढकस जाता है, उसको देता नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ बात करता है। तो ये बात ग्राउंड लेवल पे हर एक गरीब को पहुंचाना जरूरी है कि यार तुम सिर्फ करनी में नहीं हो, कथनी में हो।
और तुम उन लोगों से बिल्कुल दूर रहो जो लोग कह रहे हैं कि तुम गरीब हो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। उनसे पूछो कि आज तक हमारी आप क्या मदद किए हैं। हम गरीब आज नहीं हुए, हम गरीब दशकों से हैं, वर्षों से हैं। आज तो हम अध्ययन कर रहे थे, तो जैसे जो दलित समाज, हम अपने गांव की मैं बात करूं तो, चूंकि मैं खुद से सवाल कर रहा था कि क्या जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो क्या इस देश में, इस गांव में, देश को छोड़िए, इस गांव में क्या दलित समाज नहीं था? आखिर उनके पास जमीनें क्यों नहीं हुई? एक भी कट्ठा उनके जो पूर्वज हैं वो उनके पास जमीनें नहीं थी, और आज भी नहीं है। तो क्या वो 1947 के बाद भारत में आए, हमारे गांव में आए? ये मैं ग्राउंड पे जाके खबर लूंगा। एक वर्ग ऐसा है उसके पास बहुत सारी जमीनें हैं, वो कैसे आई, तो मैं पूछूंगा। आज तो बहुत लंबा चर्चा हुआ लगान को लेकर कि ये ज़मीन हमारी थी, लेकिन कुछ लोगों ने साम दाम दंड भेद लगाकर वो ज़मीनें हमसे ही छीन ली। लोग अर्थ को इतना आपको कमज़ोर करेंगे कि आप खुद गिव अप कर देंगे, भाग जाएंगे छोड़ के दुनिया, और फिर वो लोग कब्जा कर लेंगे। आपको इतना प्रताड़ित करेंगे वो लोग। खैर, जो भी है, लंबा वीडियो हो रहा है। आज मैं अभी गांव की तरफ निकला था तो देखा कि वो कुछ पथेरे, जो पथेरे लोग हैं, मतलब आई मीन जो पथेरी कहते हैं हम लोग, जो ईंट बनाने का काम करते हैं, किसी ने बड़ा अच्छा कविता लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि एक पथेरी का जो जीवन है, एक पथेरी का जो नैतिक कर्तव्य है, एक पथेरी का जो संघर्ष है, वो बहुत सारी ईंटों का निर्माण करते 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 बहुत सारे महलों का निर्माण करता है। लेकिन एक पथेरी का जीवन, पूरा जीवन उन्हीं भट्ठों के ईंट जोड़ जोड़ के, बिना सीमेंटेड, एक छोटा सा आशियाना बनाया जाता है, जिसे हम लोग झोपड़ी कहते हैं। अब तो झोपड़ी का दौर खत्म हो गया, कटरैन लोग रख रहे हैं, एल्वेस्टर, और उसके नीचे ही वह पूरा जीवन यापन करता है। क्या वजह है? तो इन सब पे अध्ययन किया जाएगा। शुक्रिया।